माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज फारसोल, गौतम बुद्ध नगर। प्रवक्ता इतिहास। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो कक्षा 12 की एनसीईआरटी है उसके दूसरे चैप्टर राजा, किसान और नगर की हम लोगों ने शुरुआत की थी। उसमें हम लोगों ने देखा कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी, एक भूमिका हम लोगों ने बनाई। अब आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। उससे आगे पढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम लोग देख रहे थे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने देखा था 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो हमने बताया था अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। फिर हम लोगों ने देखा कि 16 महाजनपद के कुछ महाजनपदों को और उनकी राजधानियों को देखा। आज सबसे पहले हम इन 16 महाजनपदों की सभी की राजधानियों को देखेंगे। मैप में हम आपको दिखा चुके हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कम्बोज। कम्बोज की राजधानी क्या थी, मैप में दिखाते हुए कम्बोज। ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसको सही कर देते हैं। ये वाला कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर, हाटक या राजपुर थी। ठीक। उसके बाद गांधार। गांधार की आप लोग जानते ही हैं, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद अशमक, जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित था। अशमक कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत में। अशमक अभी फिर से हम सब दिखा देंगे। अशमक दक्षिण भारत में था। और इसकी राजधानी क्या थी? पोतन थी। पोतन लिख भी लीजिए, इसलिए लिख भी दे रहे हैं, लिख लेंगे। अब आप लोग इसको हम इरेजर कर दे रहे हैं, क्योंकि बाद में ये इरेजर नहीं होता है। उसके बाद राजधानी क्या? मगध। मगध की राजधानी आप लोग जानी है, राजगीर। इस पर चर्चा की थी हम लोग। अंग की राजधानी चंपा। वज्ज की राजधानी वैशाली। वज्ज, वज्ज को हम लिख देते हैं वज्ज। वज्ज की राजधानी वैशाली। आप इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया भी है, वैशाली। उसके बाद इसी समय इरेजर कर दें, नहीं तो इरेजर नहीं होता। मल्ल। मल्ल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्ल की 2 राजधानी थी। मल्ल, इसकी ये 2 भाग थी, इसकी 2 राजधानी थी। एक को कुशीनगर कहा गया और दूसरे को पावापुरी। दूसरे को क्या कहा गया? पावापुरी कहा गया। और पहले को कुशीनगर, पहले को कुशीनगर कहा गया। इसको इरेजर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद काशी। काशी की राजधानी आप लोग जानते हैं वाराणसी है। कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, बताया भी हूँ। पांचाल। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जान ही रहे। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास है, इसको आप देख लेंगे। कुरु, कुरु, इसकी राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली, बताएंगे कभी हम इंद्रप्रस्थ के बारे में पूरी कहानी आपको। इंद्रप्रस्थ। ठीक। इसी समय इसको इरेजर भी कर दिया जाए। ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गया। चेद की राजधानी क्या है? शक्तमती है। अवंत की राजधानी क्या है? उज्जैनी है। अब हम आपको दिखा दें इसका मैप, जो कि हम लोगों ने देख चुके हैं। हम लोग कहाँ है 16 महाजनपदों का? ये आगे होगा। ये देखिए 16 महाजनपद का, छोटा करके फिर बड़ा करते हैं। देखिए कम्बोज है, आप लोग जान ही गए। इसकी राजधानी गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर है। पंचाल, कौशल, काशी, वत्स, चेद, अवंत। ये देखिए दक्षिण में अशमक है। उसके बाद मल्ल, काशी, वज्ज, मगध, अंग। ये क्या है? ये 16 महाजनपद हैं। क्या है? 16 महाजनपद। इनसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बृहद रूप से बताया। हाँ, एक चीज़ और देखिए, एक शब्द है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि किसी को दिखाना है। ठीक है। ये यहाँ पर देखिए एक शब्द प्रयोग में आया है, ओलीगार्की। इसका मतलब क्या है? इसको हम ओलीगार्की, तो इसको पढ़ लीजिए।
ये समूह शासन उसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है, या इसी को हिंदी में कहेंगे समूह शासन, जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे क्या कहते हैं, ओलीगार्की शासन। तो संघ या शासन इन 16 महाजनपदों में विद्यमान था, हमने चर्चा किया है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वो एक समूह शासन है, यद्यपि इसका नाम अलग है। ठीक, इसको हम लोग बाद में फिर देखेंगे। तो इसे दिखाना था आपको। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली हुआ वो कौन सा महाजनपद था, मगध। और इसी मगध के बारे में जो ये पैराग्राफ है आपका, जो ये पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ, इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई ये मगध इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, इसके उदय का कारण क्या था। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मगध जो है ये आधुनिक बिहार में, कहाँ पर है, आधुनिक बिहार में। आगे चल करके जैसा कि हमने बताया सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और इसके बारे में हम लोग क्या कारण था, तो इसे देखिए, आइए देखते हैं। पहला कारण इसका देखते हैं। मगध के शक्तिशाली होने का जो पहला रीजन है वो ये है कि एक गंगा यमुना के दोआब में स्थित था। कहाँ स्थित था, गंगा यमुना के दोआब में स्थित था। और गंगा यमुना के दोआब में स्थित होने के कारण यहाँ की जो कृषि होती थी, खेती होती थी, वो बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, खेती बहुत। दूसरा क्या है, दूसरा, हाँ देखिए महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा ना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीय क्रांति थी। उस नगरीय क्रांति में लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मैंने चर्चा भी किया था लोहे की भूमिका कैसे थी। अब देखिए लोहे की भूमिका में कैसे मगध शक्तिशाली हुआ। देखिए दूसरी, यहाँ की जो खदानें थीं वहाँ से लोहा प्राप्त किया जाता था। आधुनिक झारखंड में ये सब खदानें कहाँ पर हैं, आधुनिक झारखंड में। इसको जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक झारखंड में आसानी से उपलब्ध होती थी। अब देखिए लोहा भाई आ गया तो क्या हो गया, लोहा के आने से, देखिए लोहा के आने से क्या हुआ, जब लोहा आ गया इस लोहे से इसके कई पर्पज निकले। इनसे हथियार बनाया गया। क्या बनाया गया, हथियार बनाया गया। लोहे से हथियार बनाया गया। हाँ, लोहे से क्या बनाया गया, हथियार। अब इन हथियारों से क्या किया गया, जैसे कुल्हाड़ी बनाई गई, तलवार बनाई गई, तीरें बनाई तीरें बनाई गई, कई चीज़ें बनाई गई। तो आप देखेंगे कि जैसे कुल्हाड़ी बनाई गई, इससे क्या हुआ, इससे जंगलों को साफ किया गया। कृषि के क्षेत्रफल में भी विस्तार हुआ, जंगलों को साफ किया गया। फिर क्या किया गया, तलवारें बनाई गई, जिससे जीतने में, युद्ध में तलवारों का प्रयोग होता था, लोहे से तलवारें बनाई गई। और क्या फ़ायदा हुआ, और जो है इनके माध्यम से खेतों की जुताई भी की गई। जैसा कि मैंने भी आगे भी चर्चा किया था हमने। इसको इरेजर नहीं होगा हमको लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। फिर जो ये मगध था, इसकी ये एक और विशेषता आप देखेंगे, मगध था ये जंगल ज़्यादा थे यहाँ पर। जंगल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर हाथी मिले। जैसा कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, हाथी कहाँ इसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि जंगली तो देखिए ये है, ये हाथी बड़ी अधिक मात्रा में मिले। क्या मिले, हाथी मिले। इन हाथी की उपयोगिता क्या थी, इसे डिलीट करके इसको पीले से कर देते हैं हम लोग, पीले से। देखिए ये क्षेत्र में हाथी उपलब्ध है। इन हाथी उपलब्ध होता है, इनके युद्ध में इनका महत्व होता था। हाथियों को किसमें महत्व होता था, युद्ध में महत्व होता था। अब आगे देखते हैं। देखिए इसके साथ साथ जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं ये बताते हैं मगध के उदय में यहाँ के महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखिए जैसे इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि आधुनिक रूप में बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ, और कौन हुआ, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। कौन कौन हुए, महापद्मनंद, बहुत शक्तिशाली राजा थे। ये महत्वाकांक्षी थे, जिससे क्या हुआ, आधुनिक मगध का उदय हुआ। आप देखेंगे, अब हम राजधानी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, इससे प्रश्न भी आप लोगों से पूछा हमने। देखिए जो मगध है इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगिरी थी, राजगिर थी। प्रश्न हम कई बार पूछ चुके हैं आप लोगों से। उसके बाद जो राजगिरी है इस प्राकृत नाम है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का घर। जिसका क्या अर्थ होता है, राजाओं का घर। ये एक किले बंद शहर था, मतलब चारों तरफ किले से घिरा था। अभी हम इसका किला आपको आगे दिखाएंगे। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चल करके इसकी राजधानी क्या हो गई, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चल करके इसकी राजधानी पाटिलपुत्र हो गई, जो आगे चल करके किस नाम से कहलाई, पटना के नाम से जानी गई। किस नाम से जानी गई, पटना। इसका एक रीजन और है, मगध के चारों तरफ 3 तरफ लगभग नदियाँ थीं।
और ख़ास करके गंगा नदी के किनारे था, तो आवागमन की भी सुविधा होती थी। किसकी सुविधा होती थी? आवागमन की भी सुविधा होती थी। अब ये देख लीजिए आप लोग, ये राजगिरी की क्या है? दीवार है। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये राजगिरी की दीवार है, देख लीजिए, राजगिरी की दीवार है। ठीक, ये राजगिरी राजधानी यहीं पर था। ठीक, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए एक चीज़ और, हाँ, एक हम अशोक का अभिलेख पढ़ रहे थे। अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दिया है भाषा और लिपियाँ। भाषा और लिपियाँ, तो देखिए अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे, मैंने प्रश्न पूछा था किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और इसके साथ साथ और कौन सी इसमें भाषा है? आर्मेयिक और यूनानी भाषा है। आर्मेयिक और यूनानी भाषा मुख्य रूप से पश्चिम में जो अभिलेख मिले हुए हैं वहाँ पर है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन जो पश्चिम में मिले हैं वो खरगोष्ठी लिपि में भी पाए गए हैं। और आर्मेयिक और लिपि का भी प्रयोग किया गया है। सॉरी, खांसी आ रही है। ठीक, कोई बात नहीं, आने दीजिए इसको। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि भाई मगध का क्यों उदय हुआ। सॉरी, खांसी बार बार आ रही, कोई बात नहीं, चलिए वीडियो बनाते समय खांसी उसी आती रहती है। अब हम लोग देखेंगे एक आधुनिक साम्राज्य, एक आरंभिक साम्राज्य हम लोग देखेंगे। आरंभिक साम्राज्य तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। हम लोगों ने देखा था कि आपको मैंने बताया था कि जन आया था, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से राज्य, राज्य से साम्राज्य का उदय हुआ था। इसी साम्राज्य पर हम चर्चा करेंगे। एक आरंभिक साम्राज्य, आरंभिक साम्राज्य कौन था? मौर्य साम्राज्य था। कौन था? जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए। आरंभिक साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था? मौर्य साम्राज्य। इसका उदय कैसे हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, इन सब बिंदुओं पर हम लोग बृहद रूप से अब चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए जो मौर्य साम्राज्य, पहले इसके बारे में जान लीजिए, इसका संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। इसका विस्तार कहाँ तक था? पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। और इस साम्राज्य को सबसे महत्वपूर्ण या आगे ले जाने का काम किसने किया? इस साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने का काम अशोक ने किया, जैसा कि प्रीवियसली पीछे हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब अगली हेडिंग जो है, इस हेडिंग में हम लोगों की इस पैराग्राफ में क्या देखना है, ये देखते हैं। पैराग्राफ का नाम है मौर्य वंश के, हेडिंग का नाम है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब इसमें ये बताया गया है कि भाई मौर्य वंश की बारे में जानकारी के स्रोत क्या है। तो देखिए मैं आपको एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि मौर्य वंश भारतीय इतिहास का पहला ऐसा वंश है जिसकी जानकारी के लिए हमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साथ साथ विदेशी विवरण भी प्राप्त हुए हैं। अब आइए देखते हैं कैसे प्राप्त हुए हैं, इनको हम लोग देखेंगे। देखिए मौर्य साम्राज्य की, अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे पुरातात्विक प्रमाण, देखिए यहाँ पर दिया हुआ पुरातात्विक प्रमाण शामिल थे। इसमें विशेषकर मूर्तियाँ, मूर्तिकला, और इसके पुनर्निर्माण में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समकालीन रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। मैंने कहा नहीं, चंद्रगुप्त, साहित्यिक स्रोत भी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी भी आया था जिसका नाम मेगस्थनीज कहे आए थे मौर्य वंश में, लेकिन चंद्रगुप्त के समय में मेगस्थनीज आया था। उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसे इंडिका कहते हैं, मेगस्थनीज की इंडिका। इससे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। और इसके साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हम बृहद रूप से बताएंगे। कौटिल्य का नाम जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य था। मंत्री थे, चंद्रगुप्त के मंत्री थे। उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियाँ दिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है वो अशोक का अभिलेख है। क्या है? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग बृहद रूप से देखिए चर्चा करेंगे। अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने जनता के साथ अपना प्रत्यक्ष संबंध रखा, अपनी प्रजा के साथ। उसने जो है अपने आदेशों को
जो है प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश भरे किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। ठीक है, और इसके साथ साथ वो जो है इनमें बड़ों के प्रति जो है, इसके साथ साथ एक नीति उसने शुरू की, एक आचार संहिता हम कह सकते हैं, धम्म का प्रचार किया। देखिए धम्म का, अशोक को महान बनाने में उसकी धम्म की नीति का बहुत बड़ा योगदान है। अपने धम्म की नीति के कारण ही अशोक महान बन पाया है। जो है धम्म क्या था, एक लाइन में जान लीजिए कि ये एक आचार संहिता थी। जैसा कि इसमें दिया गया है कि बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों परंपराओं का आदर शामिल है। ऐसा नहीं दूसरे धर्म को आप अपने से नीचा दिखाइए, ऐसा नहीं है। अभी हम आपको जब धम्म के बारे में चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि धम्म क्या था वास्तव में, इनका धम्म, अशोक का धम्म, जिसने इसको जो है महत्वपूर्ण बनाया। अब इस देखिए, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए इस चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसको देख रहे हैं ना, देखिए ये देखते रहिए, इसको पूरा मैं धीरे धीरे नीचे तक लेके जा रहा हूँ। ये चीज़ देखिएगा, ये भी ध्यान से देखिएगा, इसका बड़ा महत्व है। ठीक है, इसका भी महत्व है, आप देखिएगा इसका, ये जो चित्र बने हुए हैं जानवरों के, और ये देखिए ऊपर जो ये सिंह है, कहा जाता है 4 सिंह हैं, 3 आपको हमेशा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। और आप देखिए जो है नीचे और चलिए थोड़ा सा, ये देखिए गजब की आकृति बनी हुई है, इसको भी आप लोग देखिए। ये अशोक के सिंह शीर्ष है, इसको आप बताइएगा क्या है, क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, अशोक का स्तंभ है। देखिए अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में हम लोग देखेंगे कि भाई इसका प्रशासन कैसे होता था। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का जो केंद्र था वो तो पाटलिपुत्र ही था। क्या था, पाटलिपुत्र ही था। लेकिन उसके साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण केंद्र थे, जैसा कि देखिए इस पैराग्राफ में दिया गया है, महत्वपूर्ण केंद्र थे, लेकिन राजधानी पाटिल थी। क्या दिया गया है, राजधानी पाटिल थी। 4 और प्रांतीय थे, आप मैप में देख लीजिएगा अच्छी तरह से, पिछले वीडियो में भी है, इस वीडियो में भी मैंने दिखाया है। तक्षशिला कहाँ है, उज्जैनी कहाँ है, तोसली कहाँ है, और सुवर्णगिरी क्या है, अभी आगे भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहाँ से अशोक क्या करता था, अपना शासन करता था। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जो इस पैराग्राफ की डिमांड है उसी डिमांड की मैं सिर्फ व्याख्या कर रहा हूँ। मैं आपको एक मूलभूत जानकारी दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की आधारभूत जानकारी है इसमें। ठीक है, इसका हम बस केवल आपके लिए जो ज़रूरी है उन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए ये आप इसके देखिएगा, अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। देखिए मानसेहरा से मिला हुआ है। पहले तो आप नीचे देख लीजिए एक चीज़, इसमें जो है आपको अशोक के बृहद शिलालेख, जिसे महाशिलालेख कहा गया है, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, तीनों को दिखाया गया है, तीनों मिले हुए हैं। तो आप इसको देखिएगा बढ़िया से, इस पैराग्राफ, इस चित्र को देख लीजिएगा। ये सब देखिए, जैसे मानसेहरा हुआ, शाहबाजगढ़ी, ये सब क्या है, तक्षशिला, ये सब क्या है, उसके बृहद शिलालेख हैं, कालसी है, टोपरा है, ये सब क्या है, इसके क्या है, बृहद शिलालेख हैं। आप देखेंगे गिरनार से भी उसको बृहद शिलालेख मिला हुआ था, आप सब लोग देखिएगा। और ये देखिए उसके लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, ये लघु शिलालेख हैं, आप देखिएगा। ये सब मिला, सागर, रुमनदेही, रामपुरवा, ये सब मिले हुए हैं। सांची का देखिए, सांची यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, बार बार मैं सांची इसी की चर्चा करता हूँ। अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम भी सांची कम्पिटिशन क्लासेस रखा हूँ। ऐतिहासिक आप लोगों को बनाना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाना है, आप लोगों के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो पढ़ाना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि देखिए अफ़गानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र तक इसका विस्तार था। बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किया हुआ था, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसमें कोई विशेष आपका नहीं है। देखिए एक चीज़ और है जो अभी हम देखते हैं, ऊपर है कहाँ, जो हम लोगों को देखना है, मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। मेगास्थनीज की इंडिका में जो है बताया गया है, इसके प्रशासन के बारे में, इसकी सेना के बारे में बताया गया। ये देखिए यहाँ पर है, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों की सुरक्षा के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों की चर्चा किया है।
इनमें से एक काम नौसेना का संचालन करना था, इसको पूरा अच्छी तरह से जान लीजिएगा। दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी जो है पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी अश्वारोहियों का। पाँचवीं रथारोहियों का। छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार के जैसे उपकरणों के ढोने, बैलगाड़ियों व्यवस्था, सैनिक भोजन, इन सब चीज़ों के लिए था, ठीक, करना था। और इसके बाद आपको इस पैराग्राफ में देखना है कि धम्म के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, हम देख लेते हैं। बाकी आगे हम लोग विशद रूप से धम्म के बारे में देखेंगे। धम्म का प्रचार द्वारा मतलब किया गया। अशोक ने धम्म का प्रसार भी किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों के जीवन और संसार और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए महामात्र नामक एक अधिकारी, देखिए बहुत पूछा जाता है, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गई थी। अब एक हेडिंग है, आप लोग बताइएगा इसको देख करके, पढ़ करके, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण क्यों था। आप इसको पूरा देख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, मौर्य साम्राज्य इसलिए महत्वपूर्ण था, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि देखिए ये भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य था। इसके पास संसाधन नहीं थे, संचार की व्यवस्था उतनी तीव्र नहीं थी, न इसके पास कोई अनुभव था। फिर भी एक बहुत बड़े साम्राज्य की इसने स्थापना किया, ये आप सोचने का विषय है। इसीलिए मौर्य साम्राज्य की जब तुलना मुगल साम्राज्य से की जाती है तो मौर्य साम्राज्य को पहले कहा जाता था ग्रेट अशोका के नाम से जाना जाता है। अशोक महान थे, क्यों महान थे, क्योंकि अशोक के सामने कोई उदाहरण नहीं था और अकबर के सामने बहुत सारे उदाहरण भरे हुए थे। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 22 मिनट के आसपास पहुंच रहा है, इसलिए अब हम लोग कल जो है इसकी आगे चर्चा करेंगे। इसकी आगे चर्चा इस पर करेंगे कि राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज आप लोग इतना देख लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।